हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालय। बीके विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आवेश के गुण की चर्चा करेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आज हम आवेश के गुणों की चर्चा करेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आवेश का पहला गुण क्या कहता है। कहता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है जरा देखते हैं। तो कहता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित है। समान आवेश मतलब क्या, मान लीजिए कोई एक वस्तु ए है, ठीक है, कोई वस्तु अगर ए है और कोई एक वस्तु क्या है बी है, ठीक है। अगर इस पे प्लस आवेश है और इस पे भी प्लस आवेश है तो इस समान आवेश हो गया, ठीक है। ए पर भी प्लस आवेश है, धनावेश है, और बी पर भी धनावेश है, तो क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे ऋण आवेश है, माइनस आवेश है, ठीक है, ऋण आवेश, और दूसरी वस्तु भी है, इस पर भी क्या माइनस आवेश है, तो ये भी समान आवेश हो गया। एक जैसा ही आवेश है, इस पे भी माइनस आवेश, इस पर भी माइनस आवेश, ये भी क्या करेंगे दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों पे प्लस प्लस हो तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों पे माइनस माइनस हो तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण मतलब क्या, ये एक दूसरे को क्या करेंगे धकेलेंगे, इसको ये इधर की ओर धकेलेगा और ये वस्तु जो है इसको इधर की ओर धकेलेगा, ठीक है। इसका मतलब प्रतिकर्षित करना मतलब एक दूसरे को धकेलना, ठीक है। उसके बाद कहता है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आवेश असमान, असमान मतलब क्या, जरा इसको देखिए। तो इसको इरेज करते हैं। असमान आवेश, तो मान लीजिए प्लस से एक पर क्या है माइनस है, इस पे मान लेते हैं माइनस है, ठीक है। तो असमान आवेश हो गया। एक वस्तु पर आवेश प्लस आवेश है, एक वस्तु पर माइनस आवेश है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। फिर इस पे माइनस है तो मान लेते हैं इस पे प्लस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी असमान आवेश हो गया, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे खींचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वस्तु जो है इसको इधर खींचेगा और ये वस्तु जो है इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा प्रतिकर्षित होगा, माइनस माइनस रहेगा तो भी क्या होगा प्रतिकर्षित, दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षित होगा। और प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा आकर्षित होगा, या माइनस प्लस रहेगा तो भी क्या होगा आकर्षित होगा, ठीक है। प्लस माइनस या माइनस प्लस ये रहेगा तो क्या होगा आकर्षित होगा, और प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा प्रतिकर्षित होगा। फिर आगे चलते हैं। सेकंड गुण देखिए, कहता आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंध रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंध रहता है, मतलब क्या,
जहां कहीं भी आवेश होगा वहां द्रव्यमान निश्चित है। जहां कहीं भी आवेश होगा वह द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित है, वहां होगा ही होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आवेश कहां से आता है, आवेश एक तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है और एक प्रोटॉन पे आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता है। किसी भी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन नाभिक में फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर होते रहता है। तो आवेश जब भी आता है किसी वस्तु पर तो इलेक्ट्रॉन के क्या स्थानांतरण के कारण आता है, क्योंकि किसी भी वस्तु में या किसी भी परमाणु में प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर में कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन का यह स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आते जाते रहता है। ठीक है, तो कहीं किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो उसका मतलब क्या, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से, क्योंकि हम पिछले क्लास में बताए थे। और किसी वस्तु पर धन आवेश है, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब कहीं भी आवेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा ही। किसी भी वस्तु पर आवेश अगर है तो उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होगा ही। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो वहां क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश जहां कहीं भी है वहां पे द्रव्यमान तो होगा ही होगा। इसलिए कहा गया कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। यानी कहीं जहां कहीं भी द्रव्यमान होगा, सॉरी, जहां कहीं भी आवेश होगा वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा ही होगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा तो द्रव्यमान तो उसका होगा ही होगा। तो आवेश है तो द्रव्यमान है। ठीक है, तो आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। और उसके बाद किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो द्रव्यमान भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उस वस्तु पर द्रव्यमान भी जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो द्रव्यमान है। यानी आवेश का आदान प्रदान होने पर भी द्रव्यमान घटता बढ़ता है, और जहां कहीं भी आवेश रहेगा वहां द्रव्यमान रहेगा रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आवेश जो है हमेशा द्रव्यमान से क्या होता है, संबंध रहता है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। थर्ड गुण देखिए, कहता आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मतलब क्या, आवेश का मान कुछ फिक्स वैल्यू होता है, सभी सब कुछ नहीं हो सकता है। आवेश का जो मान होता है कुछ फिक्स मान ही होता है। वो फिक्स मान कैसा होता है, तो कहता है अर्थात किसी वस्तु पर आवेश हमेशा ई के पूर्ण गुणज में होता है। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होगा हमेशा ई के पूर्ण गुणज में होता है। स्मॉल ई क्या है, यहाँ से पहले तो ये बात समझिए कि आवेश का मान कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, ई का पूर्ण गुणज हो सकता है। तो स्मॉल ई को समझते हैं पहले क्या होता है, उसके बाद हम इस गुण पे आएंगे। स्मॉल ई को समझने के लिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे मूल आवेश। कहता आवेश का वह न्यूनतम मान जो प्रकृति में संभव है उसे मूल आवेश कहा जाता है। आवेश का सबसे छोटा मान जो प्रकृति में संभव होता है उसको मूल आवेश बोलते हैं। सबसे छोटा मान का जो मान, सब आवेश का सबसे छोटा मान होता है, आवेश का सबसे छोटा मान जो होता है उसका होता है मान 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे इतना माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन का मान सबसे छोटा मान ही होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इससे छोटा आवेश नहीं होता, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मूल आवेश। आवेश का वह न्यूनतम मान जो प्रकृति में संभव है, तो न्यूनतम मान यही है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। प्रोटॉन कितना ही प्लस में होता है, सिर्फ परिमाण तो सेम ही है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो सबसे छोटा मान ही होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मूल आवेश। ठीक है, जिस तरह मान लीजिए अभी रुपया पैसा में सबसे छोटा सिक्का, सबसे छोटा रुपया क्या होता है, 1 रुपया का सिक्का होता है। पहले 50 पैसे का भी होता था, 25 पैसे वो सब खत्म हो गया। सबसे छोटा अभी रुपया का मान कितना होता है, 1 रुपया होता है। उसी तरह सबसे छोटे आवेश का मान क्या होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इसी को हम लोग इसे भी लिख देते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा मान ये होता है किसी भी वस्तु पर जब आवेश रहेगा तो इसी के गुणज रहेगा। यही 4 गुना रहेगा, यही आवेश 5 गुना रहेगा, यही आवेश 10 गुना रहेगा, यही आवेश 1000 गुना रहेगा, यही आवेश 1 लाख गुना रहेगा। मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा इसी के पूर्ण गुणज में होगा। जिस तरह सबसे छोटा जो है 1 रुपया का सिक्का चलता है, तो आपके पास कितना भी रुपया रहेगा तो 1 रुपया की गुणज में रहेगा ना। अगर 2000 रुपया है आपके पास
तो क्या है, 1 रुपया का 2000 गुना आपके पास है। अगर आपके पास 50 रुपया है, 1 रुपया का क्या है, 50 गुना है। लेकिन कोई भी रुपया होगा, रुपया का मात्रा, वो हमेशा 1 रुपया के गुणज में होगा, क्योंकि सबसे छोटा ही है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एटीएम में 100 रुपया, सबसे जो रुपया छोटा अमाउंट होता है रुपये का, वो 100 रुपया डाला जाता है। तब जब भी पैसा निकालेगा 100 रुपये के गुणज में निकालिएगा ना। आप 200 निकाल सकते हैं, 400 निकाल सकते हैं, 500 निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा अमाउंट 100 है, तो 100 के गुणज में निकलेगा। क्या आप 550 रुपया निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि 100 के गुणज में नहीं है, क्योंकि 500 प्लस 50, 50 रुपया का नोट है नहीं, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबसे छोटा तो 100 रुपया है ना। तो 100 निकाल सकते, 200 निकाल सकते, 300, 400 इस तरह निकाल सकते। सबसे छोटा जो अमाउंट है उसी के गुणज में जो भी कुछ होगा। तो सबसे छोटा आवेश ये है, तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा इसी के गुणज में होगा। तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मतलब आवेश का मान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो आवेश का मान जो है किसी वस्तु पर हमेशा ई के पूर्ण गुणज में होगा। ई के पूर्ण गुणज में यानी 1 ही होगा, या 2 ही होगा, मतलब ई का 2 गुना होगा, या 3 ही होगा, या 4 ही होगा, इसके गुणज में होगा। गुणज मतलब समझ गए, इसे टेबल भी जिस तरह होता है। तो 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, इसको बोलते हैं गुणज, 4 गुना, ई का 4 गुना, ई का 3 गुना, इस तरह होगा। इस तरह इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, एन ई हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, एन ई होगा, जनरल फॉर्म में लिखे तो आवेश इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू एन, इसको फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं। क्यू इक्वल टू क्या होगा, एन ई। यानी अब यहाँ से फॉर्मूला भी आ गया। अगर कभी भी किसी वस्तु पर कुल आवेश निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, जहाँ पे एन क्या होगा, इंटीजर होगा, 1 2 3 4, या -1 -2 -3 भी लिख सकते हैं अगर आवेश ऋण आवेश है तो। ई का मान जानते हैं आगे से, ई का मान हो गया, और एन का मान +1 या -1 +2 या -2 इस तरह होगा। ठीक है, तो कुल आवेश हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकृत, सॉरी आवेश का क्वांटमीकरण, या आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए, कहता आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। कहता आवेश संरक्षित रहता है, वो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। मतलब क्या, अर्थात यह ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। आवेश हमेशा संरक्षित होता है, इसका मतलब आवेश हमेशा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। यह ना तो उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है, ये सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। कैसे स्थानांतरित होता है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाता है तब आवेश भी क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। फिर दूसरे शब्दों में कहा गया कि किसी विलगित वस्तु का कुल आवेश नियत रहता है। विलगित मतलब कोई भी आइसोलेटेड वस्तु है, सबसे अलग वस्तु है, तो उसका कुल आवेश नियत रहता है। सही बात है। कैसे, देख लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ठीक है, इस पे अगर मान लीजिए 3 कूलम आवेश है, तो इस पे हमेशा 3 कूलम ही आवेश रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसी मतलब यही कहा गया, किसी विलगित वस्तु पर कुल आवेश नियत रहता है। मतलब इस पे 3 कूलम आवेश है तो हमेशा क्या रहेगा, 3 कूलम ही आवेश रहेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, क्योंकि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अगर इस पे से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस पे घट गया, इस पे मान लीजिए अब 2 कूलम आवेश होता है, इसका मतलब डेफिनेटली यह है, 1 कूलम आवेश जो है कहीं दूसरे जगह गया है, नष्ट नहीं हुआ होगा, कहीं दूसरे जगह 1 कूलम आवेश कहीं दूसरे वस्तु पे कहीं ना कहीं गया होगा। पहले 3 कूलम आवेश था वस्तु पे, अगर अब 2 कूलम हो गया तो कहीं ना कहीं 1 कूलम आवेश किसी दूसरे वस्तु पे गया हुआ है, ये नष्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये हुआ आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। कोई विलगित वस्तु है, विलगित वस्तु मतलब बिल्कुल अकेले है, तो उस पर आवेश हमेशा फिक्स रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। जैसे इस वस्तु पर पहले था, इस पर 3 कूलम आवेश था, तो हमेशा 3 कूलम ही रहेगा, चाहे आज देखो, चाहे कल देखो, चाहे 1 साल बाद देखो। अगर इस पे आवेश घट गया, कहीं ना कहीं से आवेश का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। 1 कूलम आवेश इसका मतलब यहाँ पे चला गया होगा, कहीं ना कहीं दूसरे वस्तु पर। तो फिर देखिए 2 कूलम प्लस 1 कूलम, टोटल आवेश तो संरक्षित ही 3 कूलम। ठीक है, कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अगर एक जगह से कहीं दूसरे जगह गया वो नष्ट नहीं हो गया, नष्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर अलग है, बस ये वस्तु अगर अलग है, 3 कूलम का 3 ही कूलम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से ट्रांसफर कर दे कहीं आवेश, तभी जाके इस पे कम होगा, अदरवाइज कम या ज्यादा नहीं हो सकता। तो कम करने के बाद भी टोटल आवेश क्या होगा, संरक्षित रहेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 कूलम आवेश है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम आवेश कहीं ना गया होगा, फिर इसको 1 कूलम और 2 कूलम, टोटल आवेश तो 3 कूलम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि
2 कूलम आवेश रहेगा, ये 3 कूलम आवेश है, वो हो गया कूलम आवेश, और जो 2 कूलम आवेश जो कहीं और चला गया, मतलब वो नष्ट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहेगा। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। फिर है आवेशों को वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। जिस तरह वास्तविक संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, उस तरह आवेश को भी हम जोड़ या घटा सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए 2 और +3 को डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। 2 और 3 को जोड़े तो 5 हो गया। फिर मान लीजिए 4 और 3 को घटा दिए तो क्या हो गया, 1 हो गया। जिस तरह हम वास्तविक संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, उसी तरह आवेश को भी हम जोड़ या घटा सकते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए 5 कूलम आवेश है प्लस 4 कूलम आवेश, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 9 कूलम आवेश हो गया। ठीक है, मान लीजिए 4 कूलम आवेश है और 2 कूलम आवेश को घटाना है तो आराम से घटा सकते हैं, 2 कूलम आवेश बचेगा। फिर मान लीजिए 10 कूलम आवेश है और 2 कूलम आवेश जोड़ना तो आसानी से जोड़ सकते हैं, 10 2 12 कूलम आवेश में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा अदिश राशि है, तो अदिश राशि को हम सिंपली जो साधारण तरीके से हम वास्तविक संख्या को जोड़ते हैं, उसी तरह उसको भी जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया है। फिर है आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आवेश जो जहां कहीं भी, मान लीजिए जहां पे आवेश है, मान लीजिए क्यू आवेश है या कोई वस्तु पे आवेश है, तो ये अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। आवेश अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कि हम पिछले जब हम ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे इस बात को बताए थे कि जब कोई आवेश स्थिर है, जब कोई आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और जैसे हम आगे की कक्षा, जैसे हम आगे क्लास करेंगे उस तरह ये और समझ में आते जाएगा। ठीक है, अगर कोई आवेश स्थिर है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अगर कोई आवेश गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कुछ आवेश के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।